चैप्टर 21। उसने एक गहरी सांस भरी और एकदम से अविरा को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अविरा तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। तभी यक्षित ने उसकी तरफ देखकर कहा, कम ऑन वी हैव टू गो कोर्ट नाउ। बोलकर वो अविरा की कलाई पकड़ने को होता है, लेकिन तभी अविरा ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे घूरते हुए बोली, डोंट टच मी। बोलकर उसने टेबल पर रखी फाइल को उठाया और उसे केबिन में ही बने लॉकअप में रखने चली गई। यक्षित अपने हाथों की कस के मुठिया बंद किए खड़ा गुस्से से अविरा को देख रहा था। अविरा का खुद के छूने से मना करना यक्षित को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने एक गहरी सांस भरी और मन ही मन कहा, कब तक दूर रहोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। जैसे आज शादी के लिए मान गई हो, वैसे ही कल मेरे पास आने के लिए तड़पोगी। सोचते हुए उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। तभी अविरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, चले। यक्षित ने बिना कुछ बोले अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अविरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो यक्षित के पीछे केबिन से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो दोनों पार्किंग एरिया में खड़े थे। वो पीछे के रास्ते से बाहर आए थे। अविरा नहीं चाहती थी कि उसके एम्प्लॉय उसे यक्षित के साथ देखे। वैसे तो अविरा को लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट फिर भी वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे यक्षित के साथ देखे। अविरा अपनी कार का डोर ओपन करने को होती है, लेकिन तभी यक्षित पीछे से तेज आवाज में बोला, मिस अविरा, मैं कार लेकर आया हूँ एंड हम मेरी कार से चले, यही अच्छा होगा। ये सुनते ही अविरा के हाथ एकदम से रुक गए। उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर यक्षित की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आपको जैसे जाना है आप जा सकते हैं, बट मुझे दूसरों की चीजें यूज करने का शौक नहीं है। अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, और अगर नहीं चाहिए तो शौक से अपनी कार में जा सकते हैं। कहकर उसने डोर ओपन किया और अंदर बैठ गई। यक्षित बिना किसी इमोशन के खड़ा अविरा को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई, जो कि पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। उसने अपने कदम अविरा की कार की तरफ बढ़ा दिए। वो चुपचाप पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट पहनते हुए अविरा की तरफ देखा, जो तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अविरा की विनिंग स्माइल देखकर यक्षित की स्माइल और गहरी हो गई, जिसे देखकर अविरा की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। तभी यक्षित हल्का सा उसकी तरफ झुका और अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, यक्षित ओबरॉय को झुकना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वाइल्ड कैट। बोलकर उसने अपनी एक आंख विंक की और टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसकी इस हरकत पर अविरा की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर दी और फुल स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल गई। कार में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी यक्षित ने अपना एक हाथ अविरा की थाई पर रख दिया। अविरा ने एकदम से उसकी तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा सामने देख रहा था। ये क्या हरकत कर रहे हो आप? अविरा यक्षित को घूरते हुए बोली। उसका सवाल सुनकर यक्षित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता। कहते हुए उसने अपना हाथ हल्का सा उसकी थाई पर प्रेस किया। अगले ही पल अविरा की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने अपना दूसरा हाथ तुरंत स्टीयरिंग से हटाकर यक्षित के हाथ पर रख दिया और गुस्से से बोली, हाथ हटाइए अपना। यक्षित उसकी आंखों में देखकर बोला, मूड नहीं है। कहते हुए उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी इस हरकत पर अविरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर कर रही थी और सांसें गहरी होने लगी थी। वो झटके से कार रोकने को होती है, लेकिन तभी यक्षित तेज आवाज में बोला, कार नहीं रुकनी चाहिए। आधे घंटे में हमें कोर्ट पहुंचना है एंड अगर लेट हुए तो यू विल बी पे फॉर इट। ये सुनते ही अविरा ने एकदम से उसकी तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब से इमोशन थे, जैसे वो कुछ करने वाला हो। अविरा गुस्से से बोली, यू आर थ्रेटनिंग मी। ये सुनकर यक्षित ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, जो समझना है समझ सकती हो।
बोलते हुए उसका हाथ धीरे धीरे उसके ऊपरी ड्रेस के अंदर जाने लगा था। अविरा ने येलो कलर की शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो हाफ शोल्डर थी। अविरा ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए हल्का सा सर झुका एक नज़र यक्षित के हाथ को देखा और फिर नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोली, व्हाट द हेल? व्हाट आर यू डूइंग? आप जो कर रहे हो ना उसे असॉल्टिंग कहते हैं। तभी यक्षित हल्का सा उसकी तरफ झुका। दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे, इतने कि उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और अगर यक्षित हल्का सा भी और आगे बढ़ता तो उनके होंठ आपस में टच हो जाते। यक्षित उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, सीरियसली तुम इसे असॉल्टिंग बोल रही हो? असॉल्टिंग तब होता जब सामने का कंसेंट ना हो एंड जस्ट टेल मी कि इसमें तुम्हारा कोई कंसेंट नहीं है। तुम चुपचाप मेरे साथ मेरी कार में चल सकती थी, अपना हाथ मेरे हाथ में रख सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया एंड शायद तुम्हें नहीं पता है कि यक्षित ओबरॉय की नजरें जिस पर आकर रुकती है ना वो सिर्फ उसका होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज, डोंट मैटर। आई एम वे टू ऑब्सेस्ड अबाउट माई थिंग्स, कहते हुए उसकी उंगलियां बेशर्मों की तरह उसके पीठ पर चल रही थी। उसकी बातें सुनकर अविरा का दिल बुरी तरह शोर करने लगा। उसे यक्षित की आंखों में कुछ अलग नजर आ रहा था, जैसे कुछ है जो छिपा हुआ है, वरना पहली ही मुलाकात में कोई इतना नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकता था। लेकिन तभी अचानक अविरा की एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि यक्षित ने धीमे से उसके पीठ पर चिकोटी काट लिया था। अविरा के चेहरे पर हल्के से पेन के साथ थोड़ा साफ नजर आ रहा था। उसने अपना सर हल्का सा ऊपर उठाया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो अपने लोअर लिप को बाइट करने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अविरा का ध्यान ड्राइविंग से एकदम हट चुका था। यक्षित ने कार को ऑटो मोड पर डाल दिया और अब अविरा ने पूरी तरह स्टीयरिंग छोड़ दिया था। तभी अविरा कस के शीट को पकड़ते हुए बोली, काटने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर उसने यक्षित के चेहरे की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी यक्षित ने उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, प्लेजर कम विथ पेन वाइल्ड कैट, कहते हुए उसने अपनी फिंगर्स की मूवमेंट उसके पीठ पर फास्ट कर दी। अविरा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और वो शीट पर अपना सर रब कर रही थी। तभी वो एकदम से अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। यक्षित उसकी बंद आंखों को देखकर धीरे से सडेक्टिव आवाज में बोला, नाउ यू आर टू वार्म। ये सुनकर अविरा वैसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, वेरी मच, बोलकर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। चैप्टर 22 बोलकर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी ओशियन ब्लू आंखें यक्षित की चॉकलेट ब्राउन आंखों से जा मिली। उनका आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। दोनों गहराई से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन तभी यक्षित ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगले ही पल अविरा की हल्की सी चीख निकल गई। उसने कस के अपनी मुठियां बंद कर ली और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, ब्लडी हेल, दी ओबेरॉय हु द FCK डू यू थिंक यू आर। ये कहते हुए उसने गुस्से से यक्षित की आंखों में देखा। तभी यक्षित ने झटके से उसकी शीट बेल्ट खोली और उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। अविरा का सर उसके सीने से आ लगा और वो लगभग उसकी गोद में थी। यक्षित ने उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, योर फ्यूचर हस्बैंड एंड अभी तो छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, वेडिंग नाइट पर तुम्हें पूरी फिल्म दिखाऊंगा। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर अचानक ही अविरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो अपने सामने बैठे बेशर्म लड़के से नहीं जीत सकती थी, अविरा को इतना तो पता चल चुका था। तभी यक्षित ने उसका सर अपने सीने से लगा और हल्के हल्के अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगा। उसकी इस हरकत पर अविरा एकदम से चौंक गई। उसने हल्की सी नजरें उठा यक्षित के चेहरे की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था।
अविरा ने वापस अपनी नजरें झुका ली और अपनी आंखें बंद करके वैसे ही यक्षित की गोद में बैठी रही। थोड़ी देर बाद उनकी कार कोर्ट के बाहर आकर रुकी। वो दोनों कार से बाहर आए और सीधा अंदर बढ़ गए। वो दोनों साथ में कोर्ट के अंदर दाखिल हुए, जहां पहले से ही जज मौजूद थे और पेपर्स तैयार थे। जज ने दोनों की ओर देखा और प्रोफेशनल टोन में कहा, क्या आप दोनों इस शादी के लिए सहमत हैं? अविरा ने यक्षित की तरफ देखा। उसकी ओशियन ब्लू आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन चेहरे पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट। यक्षित ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, यस आई डू। कहते हुए उसने अविरा पर से नजरें हटा जज की तरफ देखा। यक्षित का जवाब सुनकर अविरा के होंठ कस गए। उसने धीरे से कहा, यस आई डू। उन दोनों का जवाब सुनकर जज ने डॉक्यूमेंट पर साइन करने का इशारा किया। यक्षित ने पहले पेन उठाया और बेझिझक अपने नाम के आगे साइन कर दिए। फिर उसने वही पेन अविरा की तरफ बढ़ा दिया। अविरा ने एक पल के लिए उसकी उंगलियों को छुआ और फिर गहरी सांस लेते हुए डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ लीगली मैरिड, जज ने फॉर्मली आवाज में अनाउंसमेंट की। यक्षित हल्का सा मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डार्क इंटेंसिटी थी। उसने धीरे से कहा, अब तो चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती, माय वाइल्ड कैट। बुदबुदाते हुए उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसकी बंद पलकों के सामने एक छोटी बच्ची का चेहरा आने लगा। उसके बिखरे बाल जो बार बार उसके चेहरे पर सा रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथ से पीछे करते हुए तेजी से भाग रही थी। तभी उसके कानों में अविरा की आवाज पड़ी, मिस्टर ओबेरॉय कहाँ ध्यान मग्न हो गए हैं? कहीं मेरे ही ख्यालों में तो नहीं खोए हुए हो? कहते हुए वो टेढ़ा मुस्कुरा दी। उसकी आवाज सुनकर यक्षित ने झटके से अपनी आंखें खोली और अविरा की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओ स्वीट हर्ट, अब तुम मेरी वाइफ हो। आई कैन हैव किंग ओन यू नाउ। तो बस उसी के बारे में सोच रहा था। कहते हुए उसने एकदम से अविरा की कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। अविरा के दोनों हाथ उसके कंधों पर आ गए और उसने तुमरत नजरें घुमा जज की तरफ देखा, जो हैरानी से अपने समाने कपल को देख रहा था। जज एकदम से हड़बड़ा गया और वो हड़बड़ी के साथ वहां से जाते हुए बोला, यू कैरी ऑन गाइज, एक्सक्यूज मी। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अविरा ने घूरकर यक्षित की आंखों में देखा और झल्लाते हुए बोली, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं यूवी? क्या आपके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? छोड़िए मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए था। अगर मुझे आपकी वो कंपनी नहीं चाहिए होती तो मैं आप जैसे बेशर्म आदमी से कभी शादी नहीं करती। बोलते हुए उसने यक्षित को हल्का सा खुद से दूर धक्का दे दिया और तुमरत वहां से बाहर की तरफ चली गई। यक्षित अभी भी अपनी जगह खड़ा था। उसके कानों में एक ही वर्ड गूंज रहा था, यूवी। अचानक ही यक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, ओह मेरी वाइल्ड कैट ने मुझे यूवी निकनेम दिया है। नाइस। बोलकर उसने अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरा और तुरंत अविरा के पीछे चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों कार के अंदर बेडशीट पर बैठे थे। अविरा अपने फोन में किसी को मैसेज कर रही थी और यक्षित बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था। उसकी कार के आगे पीछे दो गाड़ियां और चल रही थी, जिनमें बॉडीगार्ड्स थे। यक्षित अपने साथ गार्ड्स नहीं लेकर आया था। ये गार्ड्स अविरा के थे जो रेहान ने भेजे थे। रेहान अविरा की सेफ्टी को लेकर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था। अभी उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो नहीं आया। तभी यक्षित ने अपना टैब साइड किया और ड्राइवर की तरफ देखकर मोल चलो। ये सुनते ही ड्राइवर ने बिना किसी सवाल जवाब के कार को मोल की तरफ टर्न ले लिया। अविरा की टाइप करती उंगलियां एकदम से रुक गई और उसने सर घुमा यक्षित की तरफ देखकर कहा, मॉल क्यों? ये सुनकर यक्षित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम इन कपड़ों में मेरी फैमिली के सामने नहीं जा सकती हो। ये सुनते ही अविरा का चेहरा एकदम से काला पड़ गया।
अगले ही पल उसने गुस्से से यक्षित का कॉलर पकड़ लिया और हल्का सा उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हु आर यू एंड योर फैमिली? इट डज नॉट मैटर टू मी। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं आपकी फैमिली के हिसाब से नहीं चलूंगी और नहीं आप मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है तो मुझसे शादी क्यों की? आप जैसे हो मैंने एक्सेप्ट किया तो आपको भी मुझे मेरी चॉइस के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी शादी आपसे हुई है, आपकी फैमिली से नहीं जो मैं उनके लिए कंप्रोमाइज करूंगी। कहते हुए उसकी आंखों में फैमिली के लिए बेनतहा नफरत नजर आ रही थी। बचपन में हुए हादसे के बाद अविरा को फैमिली वर्ड से भी नफरत हो चुकी थी और अब जब भी कोई उसके सामने फैमिली की बात करता तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। यक्षित अपना सर झुकाए चुपचाप अविरा के हाथों को देख रहा था जो उसकी कॉलर पर थे। बेशक उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे लेकिन उसकी चॉकलेट ब्राउन आंखें खून की तरह लाल हो रखी थी। यक्षित की नजरों को देखकर अविरा की पकड़ हल्की होने की बजाय और भी ज्यादा कस गई। यक्षित कुछ पल रुककर बोला, रिमूव योर हैंड। ये सुनकर अविरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी पकड़ एक सेकेंड के लिए भी ढीली नहीं पड़ी। वो गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए अभी भी यक्षित के चेहरे को देख रही थी जो नीचे झुका हुआ था। तभी यक्षित एकदम से तेज आवाज में बोला, आई सेड मूव योर हैंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 23। ठरकी ओब्रॉय। यक्षित ने नजरें उठा लाल आंखों से अविरा की आंखों में देखा और अगले ही पल उसके दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटा उसकी पीठ से लगा दिया। अविरा हल्का सा आगे की तरफ झुक गई जिससे उन दोनों के चेहरे बेहद करीब आ गए, इतने कि उनकी नाक आपस में टच हो रही थी। यक्षित अपना सर झुकाए गुस्से से अविरा की आंखों में देख रहा था तो वही अविरा की आंखों में भी आग की लपटों की तरह गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन दोनों का सर्द ओरा पूरी कार में महसूस किया जा सकता है। कार में एसी ऑन होने के बाद भी आगे ड्राइव कर रहे ड्राइवर के चेहरे पर पसीने की बूंदें लुढ़क आई थी। उसने अपना रुमाल निकाला और अपना पसीना साफ करने लगा लेकिन तभी उसके कानों में यक्षित की आवाज पड़ी, टर्न ऑन पार्टीशन नाउ। ये सुनते ही ड्राइवर ने हड़बड़ाहट के साथ पार्टीशन ऑन कर दिया। इधर अविरा चुपचाप अपनी ओशियन ब्लू आंखों से यक्षित को घूर रही थी। तभी यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए अपना दूसरा हाथ पीछे ले गया और अगले ही पल उसने झटके से अविरा की ड्रेस की जिप को खोल दिया, इनफैक्ट उसकी जिप तोड़ दी। उसकी इस हरकत पर अविरा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने एकदम से यक्षित ने अपने हाथ छुड़वाए और अपने दोनों हाथ कंधों के पास रखकर ड्रेस को नीचे गिरने से रोक दिया। उसकी ड्रेस वन शोल्डर थी और वो पीछे से पूरी जिप के सहारे अटकी हुई थी। जिप खुलते ही ड्रेस उसकी चेस्ट से नीचे फिसलने को होती है लेकिन अविरा ने पहले ही ड्रेस को अपने दोनों हाथों से संभाल लिया था। अविरा हैरानी के साथ यक्षित को देख रही थी जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था लेकिन उसकी स्माइल में कोई खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। तभी यक्षित हल्का सा उसके कान के पास झुका और अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, अब बताओ अभी भी ड्रेस चेंज नहीं करोगी? एंड वन थिंग, आज पहली गलती समझकर माफ कर दिया है एंड अगली बार तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर पर पहुंचे तो आई स्वेयर फिर मेरे हाथ ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए उसका हाथ अविरा की बैक से फिसलते हुए उसके ऐस पर आकर रुक गया। उसका हाथ अपने ऐस पर महसूस करके अविरा के पूरे बदन में एक सरसराहट सी दौड़ गई लेकिन उसकी बात सुनकर अविरा का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन तभी ड्राइवर ने झटके के साथ कार को रोक दिया। अविरा ने तुरंत विंडो से बाहर देखा जहां सामने बड़ा और एक्सपेंसिव मॉल था। तभी यक्षित ने अपना ओवरकोट निकाला और उसे अविरा को पहनाते हुए बोला, वाइल्ड कैट अंदर जाकर ज्यादा ड्रामा मत करना। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं सो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए उसने अपने ओवरकोट के बटन लगा दिए और नजरें उठा अविरा की आंखों में देखा जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। यक्षित ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर अपनी आई विंक करके बोला, चले
उसकी हरकत देखकर अविरा ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, टर्की ओबरॉय। बोलते हुए उसने यक्षित को हल्का सा खुद से दूर धक्का दिया और अपने बालों को ठीक करके अपनी तरफ का डोर ओपन करने को होती है, तभी पीछे से उसके कानों में यक्षित की आवाज पड़ी, सिर्फ तुम्हारे लिए, बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। ये सुनकर अविरा ने हल्का सा सर टेढ़ा कर घूरकर उसे देखा और फिर तुमरत डोर ओपन कर बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया। बाहर खड़े लोगों की नजरें यक्षित की कार पर टिकी हुई थी। इधर दूसरी तरफ ढलते सूरज की पीली रोशनी में ओबरॉय मेंशन बेहद खूबसूरती से सोने की तरह चमक रहा था। बाहर गार्डन से लेकर मेन एंट्रेंस तक गुलाब की पंखड़ियों से पूरा रास्ता सजाया गया था। हवा में गुलाब की सुगंध अच्छे से महसूस हो रही थी। सारे सर्वेंट्स अपना सर झुकाए हाथों में फूलों का थाल पकड़े खड़े थे। हर सर्वेंट्स के पास अलग अलग तरह के फूल थे। कोई सफेद मोगरा, कोई लाल गुलाब, तो कोई हल्के गुलाबी पियोनी से भरे थाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे फूलों के रंगों से किसी का वेलकम नहीं, बल्कि ओबेरॉय की शक्ति और विरासत को नर्म एहसास का शो ऑफ किया जा रहा हो। मेन दरवाजे के पास खड़ी सविता और आकांक्षा जी की बेसब्री से भरी नजरें बाहर के मेन गेट पर टिकी हुई थी। इधर अंदर लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे राज जी की नजरें भी बार बार बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन अपने खड़ूस नेचर से मजबूर वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि वो भी किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। युवराज जी बार बार अपनी कलाई पर बंधी वॉच को देख रहे थे तो कभी मेन एंट्रेंस को। यक्षित को अभी तक बहू को लेकर आ जाना चाहिए था। कैनियन तो बोल रहा था कि वो दोनों कोर्ट से आधे घंटे पहले ही निकल गए थे, जबकि कोर्ट और मेंशन के बीच सिर्फ 20 मिनट का फासला है, लेकिन ये अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं यक्षित ने किस लड़की से शादी की है। वो ओबरॉय खानदान की बहू बनने लायक है भी या नहीं? युवराज जी ने खुद से ये कहते हुए दरवाजे की तरफ देखा। इधर दूसरी तरफ मॉल में यक्षित एक बेंच पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वहीं सामने वीआईपी लॉन्ज में, जहां रोशनी थोड़ी मीडियम थी और माहौल एक खास एलिगेंस लिए हुए था, अंदर अविरा आलिशान ब्यूटी स्टूडियो में बैठी थी। मखमली कुर्सी पर बैठी अविरा के चारों ओर कुछ ब्यूटिशियन लगे हुए थे। कोई उसके बालों को सही कर रहा था, कोई उसके चेहरे पर हल्की फिनिशिंग टच दे रहा था, तो कोई उसकी ज्वेलरी को सेट कर रहा था। कमरे में हल्की फ्लोरल परफ्यूम की खुशबू फैली थी और सामने लगे बड़े शीशे में अविरा का अक्ष दिखाई दे रहा था। परफेक्ट मेकअप, खूबसूरती से बंधे बाल और एक चमक जो उसकी स्किन से झलक रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 24 मेड फॉर ईच अदर कपल। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन ने एक लास्ट लुक दिया और हल्का सा पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मैम आपका लुक कंप्लीट हो गया है। बोलकर वो मुस्कुराते हुए मिरर में अविरा को देख रही थी। उसके पास में खड़ी दो हेल्पलर भी मुस्कुराते हुए अविरा के अक्ष को देख रही थी। उनमें एक हैरानी के साथ बोली, वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत ब्राइड नहीं देखी। इनफैक्ट इनकी नेचुरल ब्यूटी इतनी परफेक्ट है कि ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी ब्यूटिशियन ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाने लगी। एक ने अविरा के घने बालों को पीछे करते हुए कहा, मैम आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है कि सिर्फ हल्का टचअप ही काफी था। आपको देखकर लग रहा है जैसे कोई रॉयल क्वीन अपनी शादी के लिए तैयार हो रही हो। उनकी बातें सुनकर अविरा ने अपनी आंखें खोलकर मिरर में खुद को देखा। एक पल के लिए उसकी खुद की नजरें खुद पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल अविरा खड़ी हुई और उसने अपनी महरूम जूती पहनी और बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गई। अविरा को ज्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं था, इसे फिर चाहे उसका एटीट्यूड कहो या फिर कुछ और, लेकिन वो ऐसी ही थी। हर किसी के साथ उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता था और जो उसकी तारीफ करते थे उनके मुंह लगना तो अविरा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अविरा अपने दोनों हाथों से अपना भारी भरकम लहंगा संभालते हुए रूम से बाहर आई और तभी उसकी नजरें सामने पड़ी।
किसी के आने की आहट महसूस करके यक्षित ने हल्की सी फोन पर से नजरें उठा सामने देखा और सामने खड़ी अविरा को देखते ही एक पल के लिए उसकी नजरें उसी पर ठहर गई। अविरा ने बेहद खूबसूरत महरून रंग का ब्राइडल लहंगा और उसी से मैच करता हुआ स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। एक तरफ कंधे पर पिनअप करके दुपट्टा डाला हुआ था। उसका लहंगा बहुत ज्यादा घेरदार था जो उसके आसपास की जगह की कवर किया हुआ था। पूरे लहंगे पर डायमंड्स एंड गोल्ड का वर्क किया गया था। इसे खास डिजाइन करके बनवाया हुआ था। माथे पर मांग टिका, छोटी सी लाल बिंदी, काजल से सनी खूबसूरत ओशियन ब्लू आंखें, नाक में खूबसूरत नथ, कानों में बड़े बड़े इयरिंग, गले में रानी हार जो उसकी पूरी गर्दन को कवर किया हुआ था। हाथों में रेड पंजाबी चूड़ा और साथ में खूबसूरत कलीरे। उसके बालों की कुछ जुल्फे जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी जिनसे उसकी खूबसूरती निखर कर दिखाई दे रही थी। अविरा की इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड की तरह लग रही थी। अविरा को देखकर यक्षित का दिल बगावत पर उतर आया था। आज पहली बार उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल कर आ जाएगा। यक्षित की नजरें धीरे धीरे अविरा की नेवल पर आकर ठहर गई, जहां खूबसूरत बेली पियर्सिंग झिलमिला रही थी जिस पर छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था। जब भी वह हल्का सा हिलती, वह चमक उठती जैसे चांदनी की एक छोटी सी बूंद उसके तन पर सजी हो। उसकी कमर से सटा हुआ कढ़ाईदार दुपट्टा इस नज़ारे को और भी दिलकश बना रहा था, मानो हर चीज उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए ही बनी हो। यक्षित की नजरें अविरा की नेवल पर लगी व्हाइट पियर्सिंग पर टिकी हुई थी। अचानक ही उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगा और उसकी नजरें अविरा पर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। यक्षित की इंटेंस नजरों को देखकर अविरा की पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। तभी यक्षित ने अपने कदम अविरा की तरफ बढ़ा दिए। वो उसके सामने आकर रुका। उसकी नजरें अब भी अविरा की नेवल पर जमी थी, जैसे वो एक पल के लिए भी अपनी इच्छा को काबू में नहीं रख पा रहा था। हल्की सी स्मिरक यक्षित के होठों पर खेली और उसने अपनी उंगलियां अपने होठों पर फिराते हुए ठंडी सांस लेते हुए अविरा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें पता है ये छोटी सी चीज तुम्हारे जिस्म पर कितनी खतरनाक लग रही है। कहकर वो हल्का सा आगे झुका। उसकी आवाज अब और भी शरारती हो गई थी। अगर मैंने अभी इसे अपने होठों से छू लिया तो तुम्हारी ये नाजुक सांसें बेकाबू हो जाएंगी। और फिर उसने अपनी उंगलियां उसके करीब ले जाते हुए फुसफुसाया, फिर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा बेबी। ये सुनते ही अचानक ही अविरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। यक्षित की इंटेंस नजरों को वो पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अब उसकी बातें सुनकर उसका और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा था। यक्षित की बातों में न जाने कैसी कशिश थी जो अविरा को ना चाहते हुए भी अपने कंट्रोल में कर रही थी, उसे अपने करीब खींच रही थी, उसके दिल को धड़काने की हिम्मत रखती थी। अविरा चुपचाप यक्षित की आंखों में देखा रही थी। आसपास खड़े कुछ लोगों की नजरें उन दोनों पर ठहरी हुई थी। कुछ तो उनकी छुपकर फोटो भी क्लिक कर रहे थे। यक्षित कुछ पल रुककर अविरा की तरफ देखकर बोला, तेरी झलक मिली तो दिल बेख्तियार धड़कने लगा, जैसे तूफान से पहले समंदर मचलने लगा। तेरी आंखों की गहराई में डूबे तो लौटना मुश्किल, हर कतरा तेरा नशा बनके रगों में उतरने लगा। तेरी मुस्कान की गर्मी से चांद भी जल जाए, तेरा हुस्न देख के गुलाब भी बिखर जाए। तू पास हो तो वक्त भी ठहर सा जाता है, और दूर हो तो सांसों का सिलसिला उलझ जाता है। कहते हुए वो हल्का सा अविरा पर झुका और अपने हार्ड होंठ उसके माथे पर रख दिया। अविरा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। उसका दिल जो इतनी जोरों से तेजी से धड़क रहा था, अचानक ही उसकी धड़कनें शांत होने लगी थी। उन दोनों को कोई होश नहीं था कि लोग उन्हें देख रहे हैं, उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। दोनों को ही दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। तभी एक आदमी ने वैसे ही उन दोनों की फोटो क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नीचे लिखा, कुछ रिश्ते किस्मत खुद बनाती है,
और कुछ मोहब्बत की आग में तपकर खुद ब खुद मुकम्मल हो जाते हैं। ये दो दिल भी शायद उसी आग में जलकर एक दूजे के लिए बने हैं। वर्ल्ड के बेस्ट कपल जोड़ी यक्षित ओबरॉय एंड सिंघानिया। ये टेक्स्ट उसने फोटो के नीचे लिखकर पोस्ट कर दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 25। मोमो सविरा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बटानिया का टूट कर रोना। कुछ रिश्ते किस्मत खुद बनाती है और कुछ मोहब्बत की आग में तपकर खुद ब खुद मुकम्मल हो जाते हैं। ये दो दिल भी शायद उसी आग में जलकर एक दूजे के लिए बने हैं। वर्ल्ड के बेस्ट कपल जोड़ी यक्षित ओबरॉय एंड सिंघानिया। ये टेक्स्ट उसने फोटो के नीचे लिखकर पोस्ट कर दी। इधर यक्षित और अविरा दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से कवर कर लिया। चारों तरफ हलचल महसूस करके यक्षित और अविरा दोनों अपने होश में आए। अविरा ने नजरें घुमा चारों तरफ देखा, जहां जो लोग पहले उनकी पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहे थे वो सब अब पीछे हट चुके थे और गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह कवर कर रखा था, जिससे अब कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। अविरा ने एक गहरी सांस ली और यक्षित को हल्का सा खुद से दूर धक्का दे दिया। यक्षित ने घूरकर उसकी तरफ देखा, बदले में अविरा बस तिरछा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर यक्षित अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, तुम्हें तो रात में बताऊंगा। बोलते हुए उसने फेस पर डेंजर स्माइल आ गई, जिसे देखकर अविरा की आंखें छोटी हो गई। उसने यक्षित पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, ठरकी ओबरॉय। तभी यक्षित गहरी स्माइल के साथ उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही अविरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। अविरा ने बिना कुछ बोले अपनी नजरें उससे हटा ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। यक्षित भी उसके पीछे टेढ़ा मुस्कुराते हुए चल दिया। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से निकल चुके थे। इधर दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में निया चुपचाप बैठी अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी। उसकी जुबान जितनी चुप थी उससे कहीं ज्यादा उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। तभी अगले ही पल निया ने अपना फोन सामने वॉल पर दे मारा और खड़ी होते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता है। यक्षित सर, किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा था कि वो शादी का प्रपोजल लेकर मेरे पास आएंगे, लेकिन उन्होंने तो उस अविरा से शादी कर ली। बोलते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया। वो इस वक्त पूरा गुस्से से कांप रही थी। उसने अभी अभी यक्षित की शादी की खबर सोशल मीडिया पर देखी थी और साथ में यक्षित और अविरा की पिक भी, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी थी। गुस्से के साथ साथ उसकी आंखों में पानी भी भर आया था। निया का चिल्लाना सुनकर सविता जल्दी से अपने रूम से बाहर आई और तभी उनकी नजरें लिविंग हॉल में सोफे के पास खड़ी निया पर पड़ी, जो अपना सर पकड़े खड़ी थी। तभी सविता की नजरें वॉल के पास पड़े फोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी और कुछ कांच के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। सविता तेज कदमों से निया के पास आई और उसकी तरफ देखकर परेशानी से बोली, निया बेटा क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों और ये फोन क्यों तोड़ दिया तुमने? एवरीथिंग इज ओके बेटा। ये बोलते हुए वो परेशानी से निया के चेहरे को देख रही थी। सविता की आवाज सुनकर निया ने तुरंत नजरें उठा उन्हें देखा और अगले ही पल उसकी नमी आंसुओं में बदल गई। उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बहकर गालों पर लुढ़क आई और वो तुरंत सविता के गले से लगकर सिसकते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं है मॉम, सब कुछ बर्बाद हो गया है। उस अविरा सिंघानिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बोलते हुए वो रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू सुविता के कंधों पर गिर रहे थे। निया को ऐसे रोता देखकर सुविता और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसे निया की कुछ भी बात ढंग से समझ नहीं आई थी। अविरा ने 2 दिन पहले उनके बिजनेस का 50% छीन लिया था, लेकिन तब भी निया ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। वो जिस तरह से अभी रो रही थी, वैसे वो पहले कभी नहीं रोई थी।
सुविता ने जल्दी से निया को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को देखा जो अब तक रोने की वजह से लाल पड़ चुका था और गालों पर अभी भी आंसुओं की बूंदें ठहरी हुई थी। आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी जिनमें अविरा के लिए नफरत के साथ एक अजीब सा दर्द नजर आ रहा था। सुविता निया के आंसू साफ करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह क्यों रो रही हो और क्या किया है अविरा ने? तुम साफ साफ बताओ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बोलते हुए वो सवालिया नजरों से निया की आंखों में देख रही थी। ये सुनकर निया ने सविता के दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाया और उन्हें अपने हाथ में पकड़ते हुए सिसकर बोली, मॉम मैंने बताया था ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और आपको पता है उनकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं थी जब तक अविरा यहाँ नहीं आई थी, लेकिन उसके आते ही सब कुछ बदल गया। उसने पहले हमारा बिजनेस छीन लिया और अब मेरा प्यार, जिसे मैंने इतने साल टूटकर चाहा, जिसके लिए मैंने मॉडलिंग करियर चुना ताकि मैं उसके पास रह सकूं, आज उसे भी अविरा ने मुझसे छीन लिया। बोलते हुए वो फफक कर रो पड़ी। उसके आंसू और तेजी से गिरने लगे और सिसकियां हिचकियों में बदल गई। वो मुंह खोलकर सांस ले रही थी। वहीं उसकी बातें सुनकर सविता उसे हैरानी के साथ देखने लगी, लेकिन तभी अचानक उन्हें होश आया। उन्होंने जल्दी से निया को सोफे पर बैठाया और टेबल पर रखा ग्लास उठाकर निया को पानी पिलाते हुए बोली, शांत बेटा शांत। पहले तुम शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है। हम और तुम्हारे डैड तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम हमें सब कुछ अच्छे से बताओ। तुम्हारी ये गोल गोल बातें हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। बोलते हुए उन्होंने पानी का ग्लास साइड में रख दिया और निया के चेहरे को देखने लगी, जो उनकी बात सुनकर आश भरी नजरों से उन्हें ही देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 26। निया सविता का हाथ पकड़ते हुए जिद भरी आवाज में बोली, प्रॉमिस कीजिए मॉम, आप मुझे मेरा यक्षित वापस लौटा देंगी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मर जाऊंगी मैं यक्षित के बिना। बोलते हुए वो फिर से रोने लगी। उसकी बात सुनकर सविता एकदम से शॉक्ड रह गई। वो हैरानी के साथ बोली, क्या कहा तुमने? तुम यक्षित ओबरॉय से प्यार करती हो? कहते हुए वो शॉक्ड नजरों से निया को देख रही थी। सविता को पहले लगा था कि निया शायद किसी नॉर्मल लड़के से प्यार करती है और उसी के लिए वो इतना रो रही है, लेकिन यक्षित ओबरॉय का नाम सुनकर उनके पैरों तले से एक पल के जमीन सरक चुकी थी। यक्षित ओबरॉय कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। उसका नाम ही काफी था लोगों के दिलों में उसकी इज्जत और खौफ भरने के लिए। पैसा, पावर, नाम, रॉयल्टी सब कुछ था उसके पास, और ऐसे में निया का यक्षित से प्यार करना सविता को एकदम से हैरान कर गया था। सविता का सवाल सुनकर निया एक पल के लिए शांत हो गई। वो कुछ पल रुककर अपनी आंखों में जुनून लिए बोली, यस मॉम, सही कहा आपने। मैं यक्षित ओबरॉय से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही सविता उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो सोफे से खड़ी होते हुए गुस्से भरी आवाज में बोली, दिमाग खराब हो गया है निया तुम्हारा। तुम्हें पता भी है यक्षित ओबेरॉय कौन है? वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। उसकी पावर के सामने हम कुछ नहीं है। कहाँ वो और कहाँ हम उसके बराबर में बैठने की भी औकात नहीं रखते हैं, और तुम उससे शादी करने की बात कर रही हो, प्यार का दावा कर रही हो। बोलते हुए वो गुस्से से निया का चेहरा देख रही थी। उनकी बात सुनकर निया भी गुस्से से खड़ी हुई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मॉम, प्यार, पैसा, दौलत, शोहरत नहीं देखता है, वो तो बस हो जाता है, और अब मुझे यक्षित ओबेरॉय से प्यार हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखों में अलग ही पागलपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर सुविता एकदम से परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निया को कैसे समझाए, उसके पागलपन को कैसे हैंडल करे।
सुविता ने एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करते हुए नॉर्मल होकर बोली, निया 1 मिनट तुम मेरी बात सुनो। कहते हुए उन्होंने निया को वापस सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठते हुए शांति से बोली, यक्षित ओबरॉय तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर उसने सिंघानिया से शादी कर ली है तो हो सकता है वो उससे प्यार करता हो, और वैसे भी सिंघानिया पावर और पैसे के मामले के उसके बराबर की टक्कर देने वाली बिजनेस क्वीन है, तो यक्षित ओबेरॉय ने अपने बराबर की हैसियत रखने वाली लड़की से शादी करके कुछ गलत भी नहीं किया है। उन्होंने इतना ही कहा था तभी निया ने झटके से उनका हाथ अपने चेहरे से झटक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कीजिए मॉम। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती है तो मुझे पीछे हटने को भी मत बोलिए, और आप मेरी मॉम है या फिर उस सिंघानिया की, उस अविरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर उसे बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम भी निया सिंघानिया नहीं। जब सालों पहले अविष्का मुझसे नहीं जीत पाई थी तो वो अविरा क्या चीज है। वो गुस्से में मुंह आया बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि उसके मुंह से हकीकत निकल रही है। अविष्का का नाम सुनकर सविता एकदम से अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। इधर अभिमान जो अभी अभी ऑफिस से आए थे, निया का चिल्लाना सुनकर उनके कदम अपनी जगह ही दरवाजे के पास रुक गए और उन्होंने सर उठा हैरानी से निया की तरफ देखा जो अभी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। लेकिन अभिमान और सविता के कानों में उसकी आवाज नहीं बल्कि उसके कुछ देर पहले के वर्ड्स किसी तेज चीख की तरह उनके जहन में गूंज रहे थे। जब सालों पहले अविष्का मुझसे नहीं जीत पाई तो अविरा क्या चीज है। उन दोनों के कानों में बस यही एक लाइन गूंज रही थी। अचानक ही सविता और अभिमान की आंखों के सामने 12 साल की अविष्का का चेहरा घूमने लगा। उसकी मासूम आंखें जिनमें अपने परिवार के लिए तड़प थी, उसका चीख चीख कर खुद को निर्दोष बोलना, एक एक करके अविष्का से जुड़ी यादें उनके दिमाग में ताजा होने लगी। क्या कहा तुमने? किस चीज में अविष्का तुमसे नहीं जीत पाई थी निया? सुविता ने नम आंखों से निया की तरफ देखकर कहा। अविष्का का नाम सुनकर उससे जुड़ी यादें याद करके सविता की आंखों में पानी भर आया था। अविष्का भी उसी की बेटी थी जिसे उसने 9 महीने अपने पेट में पाला था, हर तकलीफ से लड़कर उसे जन्म दिया था। 12 साल तक उसकी परवरिश की थी, लेकिन एक अंधेरी रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अभिमान और सविता से उस रात उनके 2 बच्चे अलग हो गए थे। एक को मार दिया गया था और दूसरा उसके इल्जाम में फंसकर दुनिया की नज़र में मर चुकी थी। निया के एक खेल ने सिंघानिया परिवार की खुशियां सब कुछ छीन लिया था। ऐसा नहीं था कि सविता और अभिमान को अविष्का की याद नहीं आती थी, लेकिन उसकी यादों के साथ अंश का मरा हुआ चेहरा भी आंखों के सामने गहरे जख्म की तरह घूमने लगता, जिससे चाहकर भी वो अविष्का से अपनी नफरत को नहीं रोक पाए। सविता का सवाल सुनकर अचानक ही निया एकदम से शांत हो गई। उसने नजरें उठा सविता की तरफ देखा जो भीगी पलकों से उसे ही देख रही थी, लेकिन तभी अचानक निया की नजरें दरवाजे के पास खड़े अभिमान पर पड़ी जो अपनी जगह खड़े चुपचाप उसे ही देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बहुत से सवाल नजर आ रहे थे जिन्हें निया भी अच्छे से समझ रही थी। उन दोनों की नजरों को देखकर निया का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, सालों पहले अविष्का ने भी मुझे अंश की मौत के झूठे इल्जाम में फंसाना चाहा था, लेकिन वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और नहीं, आज अविरा यक्षित को मुझसे दूर करने में सक्सेस हो पाएगी। मैं यक्षित को मुझसे किसी को नहीं छीनने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बोलकर वो तुरंत अपने रूम में भाग गई। उसकी आंखों में अलग ही लेवल का पागलपन नजर आ रहा था जो यक्षित को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इधर अभिमान और सविता निया को जाते देखते रह गए। सविता की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने रोते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें डर था कि जैसे सालों पहले उन्होंने अविष्का और अंश को खो दिया था, कहीं अब निया भी उनसे दूर ना हो जाए।
इधर दूसरी तरफ यक्षित की कार ओबेरॉय मेंशन के बाहर आकर रुकी। कार रुकते ही अविरा ने विंडो से बाहर झांककर सामने खड़े ओबेरॉय मेंशन को देखा, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 27। इधर दूसरी तरफ यक्षित की कार ओबेरॉय मेंशन के बाहर आकर रुकी। कार रुकते ही अविरा ने विंडो से बाहर झांककर सामने खड़े ओबेरॉय मेंशन को देखा, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। चले, यक्षित ने अविरा की तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज सुनकर अविरा ने मेंशन पर से नजरें हटा उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सिरहा में हिला कार से बाहर आ गई। यक्षित भी दूसरी तरफ से बाहर आकर अविरा के नजदीक खड़ा हो गया। मेन गेट से लेकर मेन एंट्रेंस तक अपने हाथों में फूलों के थाल लिए खड़े सर्वेंट्स की नजरें जैसे ही अविरा और यक्षित पर पड़ी, वो सब उन्हें देखते ही रह गए। मेल सर्वेंट्स के साथ फीमेल सर्वेंट्स की नजरें भी अविरा पर थम गई थी। अविरा की खूबसूरती को देखकर सबकी आंखें एक पल के लिए फटी की फटी रह गई। यक्षित ने अविरा पर से नजरें हटा सामने देखा और सर्वेंट्स को अपनी वाइल्ड कैट की तरफ देखता देख उसका शांत चेहरा एकदम से कांप गया। उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली और जबड़े भींच लिए, जिससे उसके माथे की नसें उभरकर दिखने लगी। यक्षित ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा किया और चिल्लाते हुए बोला, नजरें नीचे। अगर एक पल के लिए भी किसी की नजरें उठी तो उससे अगले पल फिर किसी को देखने लायक आंखें नहीं बचेगी। ये कहते हुए उसकी नजरें सारे सर्वेंट्स पर टिकी हुई थी। उसकी धमकी सुनकर सारे सर्वेंट्स ने हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें झुका ली। किसी ने फिर नजरें उठाने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। वहीं अविरा ने सर घुमा यक्षित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आंखों में हल्की सी हैरानी झलक रही थी। अविरा यक्षित को देखते हुए बोली, आप मेरे लिए करना इतना पजेसिव हो रहे हैं यक्षित? लेट मी क्लियर, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, कोई लव मैरिज नहीं जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। मैं आपके साथ सिर्फ आपकी कंपनी की वजह से रह रही हूँ, सो स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। कहते हुए उसकी आंखों में अब हैरानी की जगह गुस्से ने ली थी। अविरा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके लिए पजेसिव हो, उस पर अपना हक जताए। वो अकेला रहना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं फिर से उसके साथ रिश्ते जोड़कर सब उसे छोड़कर चले जाएंगे। जो तकलीफ 12 साल पहले झेली थी, वो फिर से वही तकलीफ नहीं झेलना चाहती थी। फिजिकली कोई चोट पहुंचाता है तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, बट जब कोई दिल पर वार करता है तो नहीं जिया जाता और नहीं मरा जाता है। दर्द इतना बेशुमार हो जाता है कि सांसें चलती तो हैं, मगर जिंदा रहने का एहसास मर जाता है। आंखें देखती तो हैं, मगर दुनिया धुंधली लगती है। दिल धड़कता तो है, मगर हर धड़कन बोझ बन जाती है। रूह जिंदा लाश बनकर बस घिसटती रहती है, क्योंकि जिस जख्म का कोई निशान न हो, वो सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक होता है। यक्षित ने नजरें घुमा अविरा के चेहरे को देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, बेशक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन आई प्रॉमिस, जिस दिन ये खत्म होगी उसी दिन तुम्हें अपना नाम देकर इसे लव मैरिज में बदल दूंगा। और तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मजबूर नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को जीतकर तुम्हारी रजामंदी से अपनाऊंगा। बोलते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग ही जज्बात उमड़ आए थे। उसकी बात सुनकर और गहरी नजरों को देखकर अचानक ही अविरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने धड़कते दिल के खिलाफ जाकर बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा जब अविरा सिंघानिया को आपसे प्यार होगा यक्षित, क्योंकि इश्क मोहब्बत जैसी चीजें किताबों में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। तभी यक्षित बीच में बोला, देखते हैं इश्क में पहले कौन झुकता है। 6 मंथ बाद पूछूंगा तुम्हें। बोलते हुए उसने अविरा की कमर में हाथ डाल झटके से अपने करीब खींच लिया। अविरा का सर उसके सीने से आ लगा और दोनों हाथ उसके कंधों पर कस गए। उसने नजरें उठा बिना किसी एक्सप्रेशन के यक्षित की आंखों में देखकर कहा, क्या कर रहे हो आप?
छोड़िए मुझे। जब देखो अपनी ठरकी हरकतें करते रहते हो। कम से कम अपनी फैमिली का तो लिहाज कीजिए। कहते हुए वो उससे दूर होने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन यक्षित ने उसे छोड़ने की वजह उसकी सॉफ्ट पतली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सार्कास्टिकली कहा, वाइल्ड कैट, अभी तुमने मेरा ठरकीपन देखा, कहा रात में अच्छे से तुम्हें अपना हर एक एंगल दिखाऊंगा। बोलकर वो तिरछा मुस्करा दिया। ये सुनते ही अविरा के हाथ एकदम से रुक गए और उसने नजरें उठा घूरकर यक्षित को देखा जो अपना सर झुका उसे ही देख रहा था। यक्षित की नजरें उसके चेहरे से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी और तभी उसकी नजरें अविरा के क्लीवेज पर आकर ठहर गई जो ब्लाउज का गला डीप होने की वजह से दिखाई दे रहे थे। उसकी नजरों का पीछा कर अविरा एकदम से हैरान रह गई और ना चाहते हुए भी उसके दोनों गाल शर्म से हल्के लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सामने खड़े बेशर्म इंसान से वो कैसे डील करे। अविरा ने एक गहरी सांस भरी और एकदम से यक्षित को खुद से दूर धक्का देकर अपनी नजरें फेरते हुए बोली, ठरकी ओबरॉय। ये सुनकर यक्षित मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर अविरा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने लहंगे को दोनों हाथों से संभाल अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन तभी अचानक उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया और वो पीछे की तरफ झुकी। अगले ही पल यक्षित जल्दी से उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़ सीधा खड़ा कर दिया। अविरा का सर उसके सीने से आ लगा। उसने तुरंत सर उठा यक्षित को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी यक्षित ने नजरें झुका उसके पैर को देखते हुए कहा, आई यू ओके? तुम लड़खड़ाई क्यों? चोट लगी है क्या तुम्हें? बोलते हुए वो घुटनों के बल अविरा के सामने बैठ गया और उसका पैर पकड़ चेक करने लगा। वहीं अविरा हैरानी से अपने सामने घुटनों के बल बैठे यक्षित को देख रही थी। सारे सर्वेंट्स जो चोर नजरों से अविरा और यक्षित को देखा रहे थे, यक्षित को घुटनों के बल एक लड़की के सामने नीचे बैठा देखकर सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो सब हैरानी से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे जैसे ये कन्फर्म कर रहे हो कि सामने बैठा लड़का उन्हीं का खड़ूस बोस है क्या, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। कोई जिए या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर मेन एंट्रेंस पर खड़ी सविता और आकांक्षा जी के साथ राज भी हैरानी से अपना मुंह खोले अपने पोते को देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 28। इधर मेन एंट्रेंस पर खड़ी सविता और आकांक्षा जी के साथ राज भी हैरानी से अपना मुंह खोले अपने पोते को देख रहे थे। राज जी हैरानी के साथ बोले, सविता जी, क्या ये आपका ही पोता है? जो कभी भगवान के सामने भी नहीं झुका वो आज अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने घुटनों पर बैठा है। ये सुनकर सविता जी ने एकदम से राज जी की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, शक्ल तो यक्षित की जैसी ही है, लेकिन वो यक्षित है या उसका बहरूपिया ये उसके पास जाने के बाद पता चलेगा। बोलते हुए उनकी नजरें वापस यक्षित की तरफ चली गई। आकांक्षा जी चुपचाप गौर से अविरा के चेहरे को देख रही थी जैसे उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हो। अचानक ही उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, आखिरकार यक्षित की जिंदगी में वो लड़की आ ही गई जो उसकी बंजर जिंदगी को प्यार के रंग से भर देगी। बोलते हुए उनके चेहरे पर बेहद ही प्यारी सी स्माइल आ गई। अविरा हैरानी से यक्षित को देखा रही थी। उसने तुरंत अपना पैर पीछे करते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और ऐसे ही किसी के पैर को नहीं पकड़ते हैं। तभी यक्षित ने वापस उसका पैर पकड़ा और चेहरे ऊपर कर उसकी आंखों में देखकर बोला, किसी का भी नहीं, अपनी बीवी का पैर पकड़ा है। ये सुनकर अविरा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बीवी नहीं, सिर्फ नाम की बीवी। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बात सुनकर यक्षित ने उसकी जूती निकाली और गौर से उसके पैर को देखते हुए कहा, नाम की सही लेकिन बीवी तो होना। बोलते हुए उसकी नजरें अविरा के पैर के अंगूठे पर टिकी हुई थी जहां नाखून के पास में हल्की सी खरोंच लगी हुई थी। अचानक ही यक्षित का चेहरा सर्द हो गया।
वो वैसे ही उसके अंगूठे पर लगी चोट को देखते हुए बोला, वाइल्ड कैट, ये चोट कैसे लगी? बोलते हुए उसने नजरें उठा अविरा के चेहरे की तरफ देखा। अविरा ने एक नजर अपने पैर को देखा और फिर वापस यक्षित की आंखों में देखकर बोली, छोटी सी चोट है, लग गई होगी कहीं। आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? छोड़िए मेरे पैर को, सब देख रहे हैं। बोलते हुए उसने वापस अपना पैर पीछे खींच लिया। तभी यक्षित खड़ा हुआ और उसे एकदम से ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। उसके इस एक्शन से अविरा एकदम से हैरान रह गई। उसने एक नज़र मेन एंट्रेस की तरफ देखा और फिर वापस यक्षित के चेहरे को देखकर फ्रस्ट्रेशन से बोली, यक्षित, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? सामने आपकी फैमिली खड़ी है और आप मुझे ऐसे गोद में उठाकर घूम रहे हो। नीचे उतारिए मुझे। बोलते हुए वो उसकी गोद में कसमसा रही थी। उसकी बात सुनकर यक्षित ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है वाइल्ड कैट? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें सबके समाने किस कर लिया हो। वेल, किसका आइडिया अच्छा है? तभी अविरा उसकी बात बीच में काटकर झट से बोली, सोचना भी मत वरना। इतना बोलकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। यक्षित ने सर झुका उसके चेहरे को देखा और सार्कास्टिकली बोला, वरना क्या वाइल्ड कैट? अविरा उसे घूरते हुए बोली, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर यक्षित मुस्कुराते हुए बोला, तो मैंने कब कहा तुम मुझे छोड़ो? इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ तुम हर वक्त मेरे साथ रहो। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसका जवाब सुनकर अविरा की बोलती एकदम से बंद हो गई। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन फिर वापस अपना मुंह बंद कर लिया। बेशक वो पूरी दुनिया से जीत सकती थी लेकिन यक्षित के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। इधर ओबेरॉय फैमिली लाचारी से खड़ी उन दोनों के आने का इंतजार कर रही थी लेकिन यक्षित और अविरा को बहस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। यक्षित, बेटा आगे आओगे या फिर वहीं खड़े रहने का इरादा है? और तुमने बहुरानी को गोद में क्यों उठाया है? क्या तुम्हें बड़े बुजुर्ग का जरा सा भी लिहाज नहीं है? सविता जी ने यक्षित को घूरते हुए तेज आवाज में कहा। उनकी आवाज सुनकर अविरा और यक्षित ने तुरंत उन सबकी तरफ देखा और फिर अविरा यक्षित की गोद में कसमसाते हुए बोली, यूवी प्लीज छोड़ो मुझे। आपकी फैमिली देख रही है और अब तो उन बूढ़ी आंटी ने भी बोल दिया है। बोलते हुए उसने लाचारी से यक्षित की तरफ देखा जो उसे ही अपना सर झुकाए घूर रहा था। यक्षित उसे घूरते हुए बोला, बूढ़ी आंटी नहीं, दादी है वो मेरी। और मेरी दादी तुम्हारी दादी, इसलिए तुम आज से उन्हें बूढ़ी आंटी नहीं बल्कि दादी बुलाओगी। ये सुनते ही अविरा के दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा होने लगी। दादी प्लीज आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, किसी को नहीं मारा है मैंने। अविरा के कानों में अचानक ही किसी बच्ची की ये आवाजें गूंजने लगी। अविरा ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर हल्के दर्द के साथ गहरी नफरत के भाव उभर आए। कुछ पल बाद उसने झटके से अपनी आंखें खोली और यक्षित की तरफ देखकर तेज आवाज में बोली, मैंने कहा ना कि मुझसे बेवजह के रिश्ते जोड़ना बंद कीजिए। कोई नहीं है मेरा और ये फैमिली आपकी है, मेरी नहीं, समझे आप? इसलिए आप आराम से रहिए अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपकी फैमिली को अपना मानूंगी। और अब छोड़िए मुझे वरना एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे यहाँ से वापस जाने में। बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी जो मेन एंट्रेंस पर खड़ी ओबरॉय फैमिली के साथ सारे सर्वेंट्स को भी अच्छे से सुनाई दे गई। अविरा का चिल्लाना सुनकर ओबेरॉय फैमिली, जो अब तक अविरा को देखकर खुश थी, उनकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वही सारे सर्वेंट्स हैरानी के साथ अविरा को देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 29। अविरा का चिल्लाना सुनकर ओबेरॉय फैमिली, जो अब तक अविरा को देखकर खुश थी, उनकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वही सारे सर्वेंट्स हैरानी के साथ अविरा को देख रहे थे।
आज तक ओबरॉय फैमिली के किसी भी मेंबर की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि यक्षित से ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन अविरा ने सबके सामने चिल्लाया था। अचानक ही यक्षित का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसके माथे की नसें उभरकर दिखने लगी और अगले ही पल उसने अविरा को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही अविरा के कदम हल्के से लड़खड़ाए, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने तुरंत सर घुमा यक्षित की तरफ देखा, जो अपना चेहरा दूसरी तरफ किए अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, जिसे देखकर सारे सर्वेंट्स एक पल के लिए डर से कांप गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि यक्षित इस तरह अपनी गर्दन पर हाथ तभी फेरता था जब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता था। अविरा ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सर झुका लिया। उसने गुस्से में यक्षित पर चिल्ला दिया था, लेकिन अभी उसे गिल्ट फील हो रहा था। उसे सबके सामने नहीं चिल्लाना चाहिए था। ये बात उसे अच्छे से पता थी, लेकिन अब तो उसने चिल्ला दिया था। यक्षित बिना कुछ बोले सीधा आगे बढ़ गया। अविरा अपनी जगह खड़ी बस उसे जाते देख रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और धीरे से खुद में कहा, आई थिंक मुझे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। गलती की है तो सॉरी भी बोलना पड़ेगा। बोलते हुए उसने अपनी जूती पहनी और फिर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ पल बाद वे दोनों मेन एंट्रेंस पर ओबरॉय फैमिली के सामने खड़े थे। अविरा को वहां खड़े होने में हिचकिचाहट हो रही थी। सविता और राज जी बिना किसी एक्सप्रेशन के अविरा को देख रहे थे। तभी आकांक्षा जी मुस्कुराते हुए उनके सामने आई। उनके हाथ में आरती की थाली थी। आकांक्षा जी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और फिर उनकी आरती उतारने लगी। दीपक की लो की रोशनी अविरा और यक्षित के चेहरे पर पड़ रही थी। अविरा ने तिरछी नजरों से यक्षित की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। उसका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। आकांक्षा जी ने आरती उतारकर थाल को सर्वेंट के हाथ में दिया और फिर यक्षित के माथे पर तिलक लगा, अविरा के माथे पर तिलक लगाया। अविरा बिना किसी एक्सप्रेशन के आकांक्षा जी को देख रही थी। तभी आकांक्षा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपका जो मन हो आप हमें उस नाम से बुला सकती है। हमारा नाम आकांक्षा ओबेरॉय है। आप चाहे तो हमें मिसेज ओबरॉय या फिर हमारे नाम से भी बुला सकती है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो वहीं करना। उनकी बात सुनकर और ऐसे प्यार से सर पर हाथ फेरने से अविरा को एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था, जो उसने पिछले 12 साल में कभी महसूस नहीं किया। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी थी और उनमें नमी का सैलाब उमड़ आया था। अविरा की आंखों में आई हल्की सी नमी को भी आकांक्षा जी ने देख लिया था, जिसे देखकर वो परेशानी से बोली, क्या हुआ बेटा? आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी या फिर आपको हमारा घर पसंद नहीं आया? अगर ऐसा है तो हम आपके लिए। तभी अविरा बीच में बोली, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरी आंखों में शायद कुछ चला गया था, जिस वजह से पानी आ गया। बाकी कोई बात नहीं है। बोलते हुए अविरा ने तुरंत अपनी नमी छुपा ली। वो किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। राज जी और सविता चुपचाप अविरा को देख रहे थे। तभी राज जी अविरा के पास आए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज से हमारा घर आपका भी है। आप जो चाहे यहाँ कर सकती है। इसे अपना ससुराल नहीं, अपना खुद का घर समझना। यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बोलकर उन्होंने यक्षित की तरफ देखा और फिर सख्त लहजे में बोले, यक्षित अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखना। अगर तुमने बहुरानी पर बिल्कुल भी गुस्सा किया तो हम तुम्हें दूसरे विला भेज देंगे और बहुरानी हम सबके साथ ओबरॉय मेंशन में रहेगी। ये सुनकर यक्षित ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन फिर कहा कुछ नहीं। तभी सविता जी उनके पास आई और उन सबकी तरफ देखकर बोली, अब बहू को यही खड़े रखोगे आप सब या फिर उसे अंदर भी आने दोगे?
ये सुनकर आकांक्षा जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला साइड हट गई। सविता जी ने अविरा की तरफ देखकर कहा, बहुरानी अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराइए और अपने शुभ कदम दहलीज के अंदर रखिए। बोलते हुए उन्होंने चावल का भरा कलश दहलीज के अंदर रख दिया। अविरा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर उस कलश की तरफ। यक्षित चुपचाप सामने देख रहा था। उसने एक बार भी अविरा की तरफ नहीं देखा था। अविरा ने एक बार यक्षित की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथों से लहंगे को पकड़ हल्का सा ऊपर उठाया और अगले ही पल अपना दाहिना पैर हल्का सा पीछे कर जोर की किक कलश पर दे मारी। दूसरे ही पल चावल से भरा कलश हवा में उछलते हुए सामने सीढ़ियों के पास खड़े एक मेल सर्वेंट के माथे पर जा लगा। सर्वेंट ने दर्द में चीखते हुए अपना सर पकड़ लिया। कलश उसके माथे से लगकर नीचे फर्श पर जा गिरा और इसी के साथ गिरने की तेज आवाज मेंशन में गूंज गई। वहीं सब हैरानी से आंखें फाड़े कभी सर्वेंट को देख रहे थे तो कभी उसके पैरों के पास में पड़े कलश को। तभी सबने एकदम से नजरें घुमा अविरा को देखा जो खुद बिना किसी एक्सप्रेशन के उस सर्वेंट को देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 30। सर्वेंट ने दर्द में चीखते हुए अपना सर पकड़ लिया। कलश उसके माथे से लगकर नीचे फर्श पर जा गिरा और इसी के साथ गिरने की तेज आवाज मेंशन में गूंज गई। वहीं सब हैरानी से आंखें फाड़े कभी सर्वेंट को देख रहे थे तो कभी उसके पैरों के पास में पड़े कलश को। तभी सबने एकदम से नजरें घुमा अविरा को देखा जो खुद बिना किसी एक्सप्रेशन के उस सर्वेंट को देख रही थी। तभी अविरा धीरे से खुद में बुदबुदाते हुए बोली, ब्लडी एफकिंग बास्टर्ड, हाउ डेयर यू ले योर फिल्थी आइज ऑन मी, शुड आई कार्व देम आउट फॉर यू। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो सर्वेंट अविरा जब से वहां आई थी तभी से वो अपनी गंदी नजरों से उसे देख रहा था। वो सर्वेंट कुछ दिन पहले ही काम के लिए ओबरॉय मेंशन आया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ओबरॉय फैमिली कितनी खतरनाक है, वरना शायद वो कभी ओबरॉय खानदान की बहू पर अपनी गंदी नजरें डालने की जरूरत नहीं करता। किसी ने भी सर्वेंट की नजरों को नोटिस नहीं किया था, लेकिन अविरा अपने पास होने वाली हर हलचल को महसूस कर सकती थी, फिर किसी की नजरों को कैसे पहचानने से चूक सकती थी। बेशक अविरा ने अपनी बात बहुत धीरे से बोली थी, लेकिन उसके पास खड़े यक्षित को अच्छे से उसका बुदबुदाना सुन गया था और जिसके बाद उसका चेहरा हद से ज्यादा काला पड़ गया। उसके हाथों की नशें उभर आई थी और सर्द नजरें उस सर्वेंट पर टिकी हुई थी जो अपना सर पकड़े दर्द में तड़प रहा था। सर्वेंट को जब अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने नजरें उठा सामने देखा और उसकी नजरें सीधा चॉकलेट ब्राउन आंखों से जा मिली। उसके माथे से बहता खून और यक्षित का कोल्ड एटीट्यूड उसे और ज्यादा कंपा रहा था। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। तभी यक्षित तेज आवाज में बोला, कैनियन 10 मिनट के अंदर ये सर्वेंट मुझे कॉटेज में चाहिए। बोलते हुए उसकी नजरें सर्वेंट पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर कैनियन जो उनके पीछे खड़ा था, उसने एक नजर यक्षित की तरफ देखा और फिर बिना कोई सवाल जवाब किए सीधे अपने कदम सर्वेंट की तरफ बढ़ा दिए। वही यक्षित का ऑर्डर सुनकर आकांक्षा, सविता और राज जी तीनों एकदम से हैरान रह गए। आकांक्षा जी ने घबराते हुए एक नजर सर्वेंट की तरफ देखा और फिर वापस यक्षित की तरफ देखकर बोली, यक्षित बेटा क्या हुआ? उस सर्वेंट ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे कॉटेज ले जाने का बोल रहे हो? तभी यक्षित उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, मॉम मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब हो रखा है। अब आप सवाल जवाब करके इसे और खराब मत कीजिए। आप अच्छे से जानती है कि मैं कुछ भी बेवजह नहीं करता हूँ। ये सुनकर आकांक्षा जी एकदम से शांत हो गई। कैनियन ने सर्वेंट की बाजू को पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले गया। सर्वेंट जोर से चिल्ला रहा था कि उसे छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने क्या किया है? ये सब चीखते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर ओबेरॉय फैमिली को देख रहा था। वहीं अविरा चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यक्षित ने उस सर्वेंट को कॉटेज में ले जाने को क्यों कहा और ऐसा क्या है कॉटेज में जिसका नाम सुनकर आकांक्षा जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये सब सोचते हुए अविरा ने एक गहरी सांस भरी और नजरें उठा यक्षित की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। वहां का माहौल एकदम सीरियस बन गया था, जिसे महसूस करके सविता जी आगे आई और नकली का मुस्कुराते हुए अविरा की तरफ देखकर कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, कॉटेज में ज्यादा कुछ नहीं है। जो न्यू सर्वेंट आते हैं उन्हें समझाया जाता है कि घर में काम कैसे करना है। वो सर्वेंट 2 दिन पहले ही आया था, इसलिए उसे कॉटेज में लेकर गए हैं। अब तुम चलो हमारे साथ, पहले महादेव का आशीर्वाद लो और उसके बाद तुम रेस्ट कर लेना। अब तक थक गई होगी ना तुम। बोलते हुए उन्होंने अविरा को कंधों को पकड़ा और उसे अपने साथ मंदिर की तरफ ले जाने लगी। लेकिन तभी अविरा एकदम से रुक गई। सविता जी ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? ये सुनकर अविरा ने एक नजर यक्षित की तरफ देखा जो बाहर की तरफ जा रहा था। उसकी नजरों को देखकर सविता जी समझ गई थी कि अभी अविरा के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अविरा ने उनकी तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहा, आंटी यक्षित नहीं आएंगे आशीर्वाद के लिए? उसका सवाल सुनकर सविता जी कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी आकांक्षा जी उसके पास आते हुए बोली, आई नो बेटा कि नया शादीशुदा जोड़ा साथ में आशीर्वाद लेता है, लेकिन यक्षित को भगवान में विश्वास नहीं है, इसलिए वो कभी मंदिर में नहीं जाता है। लेकिन तुम उसकी वाइफ हो, इसलिए महादेव से तुम दोनों की जोड़ी को उनकी तरह बनाए रखना का आशीर्वाद जरूर मांगना। ये सुनकर सविता जी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बहुरानी अक्षांश बहु सही कह रही है। यक्षित ना सही, लेकिन तुम्हें कुछ परंपराओं को पूरा करना होगा। ये सुनकर अविरा ने एक गहरी सांस भरी और अपना सरहा में हिला उनके साथ चली गई। कुछ देर बाद अविरा ने आरती का थाल नीचे रखा और महादेव के आगे अपना सर झुकाकर धीरे से कहा, महादेव आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे पता है आप आगे भी मेरा साथ देंगे। मुझे प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए और नहीं कोई रिश्ता, इसलिए बस इतनी मेहरबानी कर देना कि जब 6 महीने बाद मैं इस घर से जाऊं तो कोई तकलीफ ना हो। कहते हुए अचानक ही उसका दिल भारी हो आया था। उसके बाद अविरा ने पहले सविता जी के पांव छुए और फिर बाद में आकांक्षा जी के। दोनों ने उसे साथ में आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, सुखी रहो और अपने रिश्ते को प्रेम और विश्वास से संवारो। बोलते हुए आकांक्षा जी ने अविरा को कंधे से पकड़ उसे एकदम से अपने गले से लगा लिया। अविरा के हाथ हवा में ही रह गए। उसकी नजरें सामने देख रही थी और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आकांक्षा जी के ऐसे गले लगाने पर उसके अंदर इमोशंस का तूफान उमड़ आया था जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। अगले ही पल अविरा आकांक्षा जी से दूर हुई और उनकी तरफ देखकर झट से बोली, मुझे रूम में जाना है। क्या आप बता सकती है मेरा कौन सा रूम है? बोलते हुए वो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी। वहीं उसके अचानक ऐसे दूर हो जाने से आकांक्षा को सविता जी के सामने थोड़ा इंसल्टिंग फील होने लगा था, क्योंकि अविरा जिस तरह से उनसे अलग हुई थी उसे देखकर लग रहा था कि अविरा को उनका गले लगाना जरा सा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा आज से यक्षित का रूम ही तुम्हारा रूम है। ऊपर 3rd फ्लोर पर सिर्फ उसी का रूम है, तुम चाहो तो लिफ्ट। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी अविरा उनकी बात पूरी होने से पहले ही अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ सीढ़ियों की तरफ भाग गई। इस वक्त अविरा की आंखों में ना चाहते हुए भी नमी भर आई थी। वो जिस चीज से 12 साल से दूर भाग रही थी, अब वही सब चीजें उसके सामने आ रही थी। एक माँ के आंचल से लगने की फीलिंग जो उसने कभी अपनी मॉम सुबिता के साथ महसूस की थी, बिल्कुल वही फीलिंग उसे आकांक्षा जी के साथ होने से आती थी और ये चीज अविरा को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, लेकिन अपने अंदर उमड़ रही फीलिंग्स से वो बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रही थी। वो फीलिंग्स उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी।
वही आकांक्षा और सविता जी बस अविरा को जाते देखती रह गई। युवराज जी जो इतनी देर से अपने रूम की विंडो के पास खड़े सब कुछ देख रहे थे, अचानक से अविरा को ऐसे भागते देखकर वो भी एकदम से हैरान रह गए थे। बहू, हमें लगता है कि शायद बहुरानी के साथ उनके पास्ट में कुछ गलत हुआ है और इसलिए ही शायद वो इस तरह का बिहेव कर रही है, वरना ये बच्ची मुझे इतनी भी बुरी नहीं लग रही है जितना ये खुद को बुरा प्रिंटेट कर रही है। सविता जी ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर आकांक्षा जी ने एकदम से उनकी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर सच में ऐसी कोई बात है तो हमें इसके बारे में पता करना चाहिए सासू माँ, क्योंकि जब लड़ाई बाहर से लड़ी जाए तब आदमी जीत सकता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो वो बस हारता ही जाता है, हर रोज हर पल। ऐसी लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि किसी अपने की जरूरत होती है, जो बिना कहे सब समझ सके, जो अंधेरे में रोशनी बनकर रास्ता दिखाए और जो ये यकीन दिलाए कि वो अकेला नहीं है। कहते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब गई। उनकी बात सुनकर सविता जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। इधर दूसरी तरफ अविरा भागते हुए रूम में आई और दरवाजा बंद कर उससे पीठ टीका खड़ी हो गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और चेहरे पर बेशुमार दर्द नजर आ रहा था। देखते ही देखते उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। उसकी धुंधली नजरें फर्श पर टिकी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।